अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वाद हैदर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल साइंस और वाइटल साइंस को मेजर क्यों किया जाता है और आपकी जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट है डायग्नोसिस से लेके इसकी एवेल्यूएशंस करना, प्लानिंग करना, ये तमाम आपके बेस कार्य होते हैं वाइटल साइंस के जो इंशाल्लाह आज के हम शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली 5 वाइटल साइंस होते हैं। आपके पास सबसे पहले टेम्परेचर आ जाता है जो आज हम इंशाल्लाह इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास रेस्पिरेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, पल्स आ जाती है और पेन को भी फिफ्थ वाइटल साइंस कंसीडर किया जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं वाइटल साइंस व्हिच शुड बी लुक्ड एज अ टोटल, ठीक है, जिसको एज अ होल के तौर पे आप देखते हो और चेक टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन। अगर आपको कोई भी पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल सेटिंग में, बिकॉज आपको पता है कि नर्सिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि जो भी चीज़ आपने डिस्कस करनी है तो हॉस्पिटल सेटिंग को लाजमी रिलेट करना है। आपका मैक्सिमम जो टाइम है वो हॉस्पिटल सेटिंग में ही सर्व होगा। तो अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसकी नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं है, वो पेन कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, या तो फिर उसको ऑक्सीजन का मसला आ रहा है तो आप रेस्पिरेशन देखोगे। अगर वो टेम्परेचर की कंप्लेन कर रहा है तो आप टेम्परेचर देखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने एज अ होल देखनी होती है और ये दिस साइन रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द फंक्शन, ठीक है। अगर कोई भी आपकी नॉर्मल वैल्यू से फ्लैक्चुएट करेगा तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इसमें आपके पास सबसे पहले उन्होंने बता भी दिया है कि आपके पास टेम्परेचर होता है, पल्स होती है और रेस्पिरेशन होती है, ब्लड प्रेशर होती है, कि पेन को भी फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर किया जाता है। अब कुछ पॉइंट है कि हमें ये किस वक़्त असेस करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जब आपका कोई भी पेशेंट है जो हॉस्पिटल में आता है तो एट दैट टाइम आपको वाइटल साइंस को मेज़र करना पड़ता है। सेकंड वन इज़ दैट जैसे ही आप कोई भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हो, देन भी आपने देखना होता है। उसके बाद आपकी आफ्टर मेडिकेशन या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। आप नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रहे हो तो देन भी आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये सारी की सारी ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं कि आपने बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन और ड्यूरिंग एडमिशन ये सारी चीज़ें क्या करनी होती है, कैरी आउट करनी होती है। और जब आप ड्यूरिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन भी आपने वाइटल साइंस को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। तो आज की हमारी वीडियो का जो मेजर टॉपिक है वो बॉडी टेम्परेचर है कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस कैसे आ रही होती हैं और इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं और ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो जैसा कि हम बचपन से और एफएससी में पढ़ते हैं कि अगर आपकी बॉडी में टेम्परेरी तौर पे मतलब जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो जितनी भी अमाउंट हीट ऑफ प्रोड्यूस हो रही है और जितनी रिलीज़ हो रही है, अगर इनके दरमियान एक बैलेंस है जिसको आप बैलेंस कह सकते हो, कि जिसमें अगर हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस, ठीक है, बॉडी से जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके मैकेनिज़्म्स के थ्रू और जितने भी मैकेनिज़्म है जिनके थ्रू जो इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, इन मैकेनिज़्म के दरमियान एक बैलेंस पाया जा रहा है, तो देन आप उसको क्या कहते हो कि हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल है। तो इसको आप डिग्रीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेल्सियस में भी कैलकुलेट कर सकते हो और केल्विन भी आपको पता है हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में 2 टेम्परेचर्स होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला टेम्परेचर आपके पास कोर टेम्परेचर होता है और सेकंड वन इज़ दैट आपके पास सरफेस टेम्परेचर होता है। आप कोर टेम्परेचर को देखें, आपके पास जो इंटरनल टिश्यू होता है, डिप टिश्यू के नाम से भी जानते हो, जिसमें आपके पास एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी इंक्लूड है। इन दोनों बॉडीज़ का जो डिप टिश्यू का टेम्परेचर होता है उसको आप कोर टेम्परेचर कहते हो और सेकंड वन इज़ दैट जो आपके पास एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, जो आपकी स्किन का टेम्परेचर होता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू का टेम्परेचर होता है, इसको आप सरफेस टेम्परेचर कहते हो। तो ये 2 टाइप्स हो गई। अब हमने पढ़ना है कि हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कौन से मैकेनिज़्म होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे अराइज़ किया जाता है कि वो मैकेनिज़्म लिखें जिसके थ्रू आपके पास बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट है। आपके जितने भी नॉर्मल बॉडी फंक्शन है जिसमें आपके हार्ट पंपिंग से लेके रेस्पिरेशन और जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपके सेल में जितनी भी चीज़ें कैरी आउट की जा रही होती हैं, इन तमाम चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए एसेंशियल बॉडी एक्टिविटीज़ का यहाँ पे वर्ड लिखा गया है कि आपके पास जितनी भी एसेंशियल होती है जिनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इन तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको कैरी आउट करने के लिए जो आपकी एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही होती है और इस रेट को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, बीएमआर। और ये इंशाल्लाह आप न्यूट्रिशन में भी पढ़ोगे कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट कि आपकी जितनी भी एसेंशियल जो होती हैं एक्टिविटीज़ इनको कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी जिस रेट के साथ आपका बॉडी यूटिलाइज़ कर रही होती है, इसको आप बीएमआर कहते हो। बीएमआर आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी, इसी हिसाब से आपकी जो बीएमआई है वो आपके पास ड्रॉप करती जाएगी और आपकी कम होना स्टार्ट हो जाती है।
इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो ये है कि मसल एक्टिविटीज़। आपको पता है कि हमने एफएससी प्री मेडिकल में ये बात पढ़ी थी कि आपका जो नेचुरल मैकेनिज़्म है, जैसे ही आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो आपकी बॉडी जो मसल्स होते हैं ना, बॉडी मसल्स वो शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है। तो मसल्स एक्टिविटी जिसमें आपके पास शिवरिंग या फिर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फीमेल्स में ये बेसिकली ना ज़्यादा देखने को मिलता है, जब आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना तो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके फैक्टर्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सिम्पटोमेटिक सर्कुलेशन से भी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जो आप इंशाल्लाह आपके सिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद अगर आपको टेम्परेचर हो जाए तो देन भी आपके पास जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये 3 से 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। उसमें सबसे पहले बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद मसल एक्टिविटी है, और थर्ड वन इज़ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब हार्मोन्स की प्रोडक्शन की वजह से, और लास्ट वन इज़ फीवर है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पास बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है। अब हमने देखना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, बिकॉज़ हमने पढ़ा है कि जब भी इन दोनों के दरमियान अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़, इन दोनों के दरमियान जब एक प्रॉपर बैलेंस होगा, तो देन ही आपकी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। तो अब हीट कैसे रिमूव होती है हमारी बॉडी में, ये भी हमने 9th और 10th में पढ़ा था कि सबसे पहले रेडिएशन देखें कि आपके जितने भी एक्सपोज़्ड बॉडी सरफेस होते हैं, जिसमें आपकी स्किन आ जाती है और उसके अलावा बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो एक्सपोज़ होती हैं, तो डायरेक्टली एक्सपोज़ टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें रेडिएशंस के थ्रू आपके पास एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, वो होता है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सरफेस ऑफ द विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, और इसमें दोनों सरफेसेस के दरमियान कॉन्टैक्ट नहीं होता। कंडक्शन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोनों बॉडीज़ के दरमियान एक कॉन्टैक्ट होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल भी दी गई कि जब आप हॉट किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में ड्रॉप करते हैं तो देन आपके पास जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। तो अगर दोनों सरफेस के दरमियान या दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाता है, तो कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 आ जाता है, फिर आपके पास जो टेम्परेचर का लॉस होता है उसको आप कन्वेक्शन कहते हो। कन्वेक्शन से हमने पढ़ा था कि जब आपकी जैसे ही हवा का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो नॉर्मल हवा होती है या जिसका टेम्परेचर लो होता है तो वो आपकी क्या करती है, मूव करती है, और जिसकी वजह से एयर करंट के थ्रू आपकी जो हीट प्रोडक्शन है वो क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है। वार्म एयर को कूल एयर रिप्लेस कर देती है, और इस तरह जो आपके पास हीट का लॉस होता है इसको आप एयर करंट के थ्रू जो हीट का लॉस होता है इसको आप कन्वेक्शन कहते हो। और लास्ट वन इज़ दैट कि हमें पता है इवेपोरेशन क्या होती है। अगर आपका अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, वाटर्स के थ्रू स्वेटिंग भी इसमें आ जाती है, और इसके अलावा इवेपोरेशन हम ज़्यादातर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो स्वेटिंग भी इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इवेपोरेशन। स्वेटिंग भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि स्वेटिंग के थ्रू अगर आपका हीट लॉस हो रहा है, तो आप सिंपली बताओ कि अगर वेपोराइजेशन ऑफ द मॉइस्चर के थ्रू आपके पास हीट का लॉस हो रहा है, स्किन से भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्किन से आपको पता है कि स्वेटिंग के थ्रू हो रहा होता है। तो इस तरह जो हीट का लॉस होता है ना वो बहुत ही कम होता है, जिसको इनसेंसिबल हीट लॉस का नाम दिया जाता है, और ये जितना भी है ऑलमोस्ट आपका 10% ओनली कंसीडर किया जाता है, और ये माइनर सा होता है, तो इसलिए इनको ये ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता। तो ये बेसिकली 4 से 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी में हीट रिलीज़ हो रही होती है। रिमूव का वर्ड यूज़ किया गया, सबसे पहले रेडिएशन एक्सपोज़ सरफेस से, उसके बाद कंडक्शन, अगर दोनों सरफेस एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ चुकी हैं, और सेकंड वन इज़ दैट कन्वेक्शन एयर करंट के थ्रू, मतलब कि जो वार्म एयर होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कूल एयर के साथ। और लास्ट वन इज़ दैट कि अगर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आपका वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर या फिर वेपर्स अगर हीट का लॉस हो रहा है, फिर आप उसको इवेपोरेशन का नाम देते हो। अब हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। वो हमने पढ़ना है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को आखिर रेगुलेट कैसे किया जाता है। कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो है ना, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हमारा जो बनाया गया है। उसमें सबसे पहले देखें, आपने सिंपली देखना है कि आपके पास सेंसर्स होते हैं। सेंसर आप कह सकते हो जिसको आप रिसेप्टर्स का नाम भी देते हो। और सेकंड वन इज़ दैट हाइपोथैलेमस होता है, जो आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाके डिस्कस करोगे। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और सेकंड सेमेस्टर में सॉरी जाके आप डिस्कस कर लोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी के साथ एक्ट कर रहा होता है, और मास्टर ग्लैंड के तौर पे ये सारी चीज़ें, और एक्ट एज़ अ यूनिट के तौर पे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। बिकॉज़ हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमारे पास जो टेम्परेचर रेगुलेशन में है वो कुछ हार्मोन्स का भी इंटरफेयर है, जो अभी हम देख रहे हैं कि हार्मोन्स का इंटरफेयर, तो ये हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी के साथ वर्कआउट करके ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहा होता है। और लास्ट वन स्टेट इफेक्टर होता है। इफेक्टर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, आपका एक तो मसल आ जाता होता है, और सेकंड वन स्टेट आपके ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो ग्लैंड्स में अगेन आपके पास एंडोक्राइन आ गया, और मसल्स आपके पास शिवरिंग है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि शिवरिंग जैसे ही आपका टेम्परेचर
कम हो जाएगा, तो शीवरिंग के थ्रू आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। अब एक क्वेश्चन अराइज़ किया जाता है कि अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर हो गया है लूज़, तो आपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है? तो सबसे पहले आपकी जो बॉडी है वो स्वेटिंग को क्या करेगी, कम करेगी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि अगर स्वेटिंग होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, लूज़ होगा। तो अब हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी लूज़ हो चुका है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग को कम करेगी ताकि इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जितनी भी हीट लॉस है उसको रोका जा सके। और उसके बाद ये शिवरिंग को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। शिवरिंग करेगी तो मसल्स की मूवमेंट्स होगी और जिसकी वजह से आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी। और लास्ट वन इज़ डैट कि हमारी वैसो कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आपकी वैसो, एक तो वाइज़ो डायलेशन होती है और सेकंड वन इज़ दैट वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो आपने वैसो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है, डिक्रीज़ हीट लॉस। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हीट का लॉस कम हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा-सी एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ कि अगर टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, तो आपने वैसो डायलेशन की तरफ मूव करना होता है। वैसो डायलेशन होगी, ठीक है? वैसो डायलेशन होगी। और सेकंड वन इज़ दैट अगर टेम्परेचर हो गया कम, तो आपने कंस्ट्रिक्शन की तरफ मूव करना होता है। तो ये 2 चीज़ें आपने लाज़मी याद रख लेनी है। तो इन बेस के ऊपर ही आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो कैरी आउट की जाती हैं। तो आपने इन तीनों चीज़ों को देख लेना है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपने वैसोडाइलेशन होती है आपकी बॉडी में, और अगर टेम्परेचर कम है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके टेम्परेचर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आपने हदीस का वर्ड लाज़मी याद रख लेना है। ए फॉर आपके पास एज होता है, एच फॉर आपके पास हार्मोन्स होता है, डी फॉर आपके पास ड्यूरल वेरिएशंस होता है, ई फॉर एक्सरसाइज़ होता है, ई फॉर आपके पास एनवायरनमेंट होता है, और एस फॉर आपके पास स्ट्रेस होता है। तो जब आप इंशाल्लाह इसको देखोगे, अगर आपके पास एज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एज के फैक्टर्स को देखते हैं। एज में आपके पास जो चिल्ड्रन होते हैं और उसके बाद आपके पास जो ओल्डर होता है, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। जो आपके पास यंग होता है, ये आपके पास सेंसिटिव टू टेम्परेचर नहीं होता। मॉर्निंग में आपका जो टेम्परेचर है वो 4 से 6 बजे तक सबसे लो होता है। और सेकंड वन इज़ दैट आपने देखना है कि इसी तरह आपके पास इवनिंग में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपके पास जो सेकंड था ये भी क्लियर आउट हो चुका है। एक्सरसाइज़ आपको पता है, एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपके पास जो शिवरिंग होगी वो ये वाला अमल होगा, और जिसकी वजह से आपके पास जो हार्मोन्स है, और जिसकी वजह से सॉरी आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और सेकंड वन इज़ दैट अगर आपके हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो हार्मोन्स में, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है कि हार्मोन्स की जो फ्लक्चुएशंस है वो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो जैसे ही उनके दरमियान फीमेल्स में ओस्ट्रोजन्स की प्रोडक्शन होती है, तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करके इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के केस में भी आपके पास सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपके एड्रिनल मेडुला में से एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन होती है। तो जिसके नतीजा में आपके पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट वन इज़ दैट हम देखते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट आ जाता है। एनवायरनमेंट जैसा कि हम अहादीस के जो निमोनिक्स बनाया था इसी के बेस के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके पास एनवायरनमेंट में टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आपके पास एनवायरनमेंट में टेम्परेचर क्या है, कम है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके सिंपल है, ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं। ऑल्टरनेशन इन द बॉडी टेम्परेचर, कि अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज़, तो आप देखें कि अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज़, फिर आप उसको हाइपर का नाम देते हो। तो ये आपके पास एक मेजर टर्म है। हाइपर को आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है कम, तो फिर आप उसको हाइपो का नाम देते हो। आगे आपको पता है थर्मिया का नाम थर्म से लिया गया है, और तो इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर। तो अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है फिर आप उसको हाइपरथर्मिया का नाम देते हैं, और हाइपरथर्मिया का जो सेकंड नाम है उसको पायरोक्सिया का नाम भी दिया जाता है। और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको टेम्परेचर है, हम उसको फेब्राइल का नाम देते हैं। वन इज़ जिसको टेम्परेचर नहीं है, ए फेब्राइल का नाम दिया जाता है। मेडिकल टर्म में ए से मुराद आपको पता है कि नो का वर्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर आपका 24 आवर्स तक टेम्परेचर इंक्रीज़ ही रहता है फिर आप उसको रिमिटेंट का नाम देते हैं। और अगर आपके पास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से, ठीक है, इंटरवल का आपने वर्ड इंटरमिटेट के लिए याद रखना है। अगर आपका मतलब रेगुलरली फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, कभी इंक्रीज़ कभी ज़्यादा, जैसे ही मतलब आप 30 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद देख रहे हो, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से अगर आप टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है फिर आप उसको रिमिटेड का नाम दोगे। और उसके बाद रिलैप्सिंग, और ये देख लें, रिलैप्सिंग में आपका जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 दिन तक लगातार क्या रहेगा, हाई रहेगा। और उसके बाद अगर आपका कांस्टेंट से मुराद होता है कि अगर आपका परमानेंट ही टेम्परेचर इंक्रीज़ रहता है फिर आप उसको कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज़ का नाम देते हो। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर होता क्या है, और उसके अलावा वाइटल साइंस को हमने देखा, और कौन-कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और आपकी बॉडी में जो नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी से
टेम्परेचर रिलीज़ हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रही होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या है और आपकी जो नेचुरल बॉडी है उनको कौन-कौन से मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको नर्सिंग या फिर अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेस ऑफ नर्स अकेडमी के साथ आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। सो आपको अगर इन्फॉर्मेशन लग गया तो व्हाट्सएप चैनल को लाज़मी जॉइन करो, यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।